Namaste and welcome to the first episode of Electrical Engineering, the Leaders of the World. तो आइए शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक संस्कृत के श्लोक के साथ। आरोहिणत रोचने दिवो सूर्यो नमस्यताम आवाते पवमानो अग्नि जिन्हवाया ददातु नः। यह श्लोक ऋग्वेद अध्याय 164वें श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ मैं अंग्रेजी में दोहराऊंगा। So let the radiant sun in the heavens be worthy of its reverence. Let the wind flow pure and let Agni, जिसका अर्थ fire, offer us strength through its flame. So this verse beautifully captures the ancient Indian understanding of solar and wind energy, not as mere resources, but as divine forces to be harmonized and respected. तो आज हम बात कर रहे हैं सोलर और विंड एनर्जी के बारे में, ऊर्जा नियंत्रण के बारे में। तो एक टाइम था जब हमारे ऋषियों ने अग्नि और वायु को माध्यम से प्रकृति की ऊर्जाओं को समझा और उन्हें धार्मिक और साइंटिफिक तरीके से चैनलाइज किया। और आज हम इंजीनियर्स वही काम मॉडर्न टूल्स के साथ कर रहे हैं। सो मॉडर्न भारत में हम इसी फिलॉसफी को रिवाइव करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे मैं एग्जांपल रखना चाहूँगा रीवा सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, टू the Mupandal wind farm in Tamil Nadu. These are the biggest solar projects and the biggest wind projects currently running with the help of the engineers of India in our very own Bharat. So we are now the world's top 5 renewable energy producers in the world. और हमारे भारतीय सरकार का यह टारगेट है कि 500 गीगावाट्स ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2030 एक इकोनॉमिक गोल बनाया गया है। सो इट इज द धार्मिक ड्यूटी ऑफ आर्स टुवर्ड्स दिस प्लैनेट। हम धर्म स्थापना कर रहे हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। प्रकृति खुश तो सब खुश। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर सौर्य और वायु ऊर्जा की बात की जाए तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। When the sun sets, the winds rise. This natural alternation is the same balance the sages spoke of. Our task as electrical engineers is to integrate this symbiosis into grids, smart systems, and resilient infrastructure. We are not just building power systems, we are restoring the cosmic balance through modern innovation. अभी तो मैंने काफी अंग्रेजी कह दिया, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल भाषाओं में यही अर्थ है कि श्लोक की मदद से सिलिकॉन तक वी आर द कैरियर्स ऑफ बोथ एंशिएंट इनसाइट एंड फ्यूचर विजन। हम अपने कल को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते। कल को साथ लेकर हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ना है और यह हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं आपके समक्ष लाया हूं मेरे सहपाठी रहे श्री हिमांशु तिवारी, जो मेरे ही बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनआईटी दुर्गापुर से ग्रेजुएटेड हैं, अभी एज ए डेटा इंजीनियर एट पीडब्ल्यूसी पोस्टेड हैं। So firstly, what has been your BTech projects all about? So first of all, thank you, Abhishek, for inviting me to your BTech channel. For my BTech projects, मेरा थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट था वो इमेज प्रोसेसिंग पे था, और जो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो प्योरली एमएल बेस्ड था। उसमें हम लोग ये प्रूफ कर रहे थे कि मेडिटेशन करने से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, एंड स्ट्रेस वाले फैक्टर्स मेडिटेटिव वाले फैक्टर्स से अपोजिट है। तो उसमें हम लोग काफी अच्छे रिजल्ट से पहुंचे थे। उसके ऊपर अभी होपफुली ऑलमाइटी का अगर साथ है तो जल्दी से उसका रिसर्च पेपर भी आएगा। तो ये हमारे BTech प्रोजेक्ट है।
ये थर्ड ईयर वाला जो बीटेक प्रोजेक्ट था वो कोविड और न्यूमोनिया के ऊपर में हम लोग ने करा था इमेज प्रोसेसिंग से एक्सरे जो ओके, बहुत बढ़िया। काफ़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट और काफ़ी मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स है। आगे बढ़ते हुए मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि जो करेंटली आप पोस्टेड हैं एज ए डेटा इंजीनियर, वहाँ आपका क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या रोल रहता है? तो मैं अभी पीडब्ल्यूसी में डेटा इंजीनियर एसोसिएट में पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होता है कि मेरे को बिजनेस से समझना पड़ता है कि उनके जो वो टेबल जो रिपोर्ट्स मांग रहे हैं उनमें कैसा रिपोर्ट बनाना है। मतलब जैसे वो लोगों को कुछ कॉलम चाहिए उनके रिपोर्ट के अंदर में, तो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हमें ये समझना पड़ता है कि वो टेबल्स को किस तरह से परफेक्टली ज्वाइन करें कि डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। लास्ट में रिजल्टिंग बड़ा सा टेबल बनता है जो कि हम लोग को रिपोर्टिंग में चाहिए होता है अलग अलग टेबल से लाके। उसके लिए एसक्यूएल यूज करते हैं और एसक्यूएल के साथ में हम लोग ग्लू का यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस ग्लू का। जैसे वो एक्सएल फाइल हम लोग जनरेट करके एस3 बकेट में डालते हैं। जैसे एस3 एक पेंडेंट जैसा मान सकते हो आप। वो एडब्ल्यूएस में होता है, इनफाइनाइट स्टोरेज होता है, वहाँ पे आप वहाँ पे रिपोर्ट चले जाते हैं तो वो लोग अपना एक्सेस करते हैं। तो अभी काम यही है। अच्छा, तो जैसा कि मैं परसीव कर पा रहा हूँ, आप क्लाइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको सॉल्व कर रहे हैं थ्रू डेटा इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक्स एमएल एआई जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और यही हमारा फ्यूचर है। मैं सोचता हूँ क्यों ना इसे अपने फील्ड में अप्लाई किया जाए। हमारा पावर जनरेशन, हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो मैं अभी जिस बात पे डिस्कस कर रहा था, द सिम्बाइसिस ऑफ एनर्जी, द ऊर्जा नियंत्रण एआई एमएल से क्यों नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? क्या इस पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? देखो, जैसे मैंने अब तक एमएल के बारे में सीखा है, मैं अभी क्लाउड के बारे में सीख रहा हूँ, एसक्यूएल वगैरह देख रहा हूँ, तो इसमें मेरे को ये समझ में आता है कि ये चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है किसी भी पावर प्लांट वगैरह को ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में, है ना। जैसे मैं सोच रहा था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे कितने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि पावर प्लांट है, अब उसमें सिंक्रोनस जनरेटर वगैरह यूज होते हैं ना, जिससे अपना वो काम करते हैं पावर प्लांट वगैरह में। तो अगर फॉल्ट वहाँ पे आता है सिंक्रोनस जनरेटर में और फॉल्ट आने के 2 घंटे 3 घंटे पहले ही पता चल जाए कि फॉल्ट आने वाला है, कितना बढ़िया होगा, कितना सारा कॉस्ट बचेगा, है ना। तो यही चीज करने के लिए आप एमएल यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसमें ऊपर आप सेंसर्स लगा दो, टेम्परेचर वाले, वाइब्रेशंस पर सेकंड वाले, है ना। और अगर थोड़ा सा भी एनोमली डिटेक्ट होता है तो एमएल आपको खुद ही आपके मोबाइल में एसएनएस करके एक होता है एडब्ल्यूएस का सर्विस, वहां से आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। उसका एनोमली है, आप चेक करें, रूट कॉज देते हैं इसका, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा आ रहे हैं या टेम्परेचर कम आ रहे हैं या फिर जो उनके बीच का कोरिलेशन है वो कुछ गलत बैठता है। आप उसको पहले ही चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसमें कुछ चीज गलत हो रही है, नहीं हो रही है, और फिर आप समझ सकते हो। आप सिंक्रोनस जनरेटर कितना महंगा होता है, वो उसका आप पूरा कॉइलिंग से चेंज कराओगे, उसके साथ में कितने सारे कंपोनेंट्स लिए होते हैं, सब खराब हो जाते हैं एक बार खराब होने से ना। और आप सबको बचा सकते हो, आप कितना सारा पैसा बचा सकते हो। तो आप इस जगह पे एमएल का यूज कर सकते हो। सेकेंड आप यूज कर सकते हो कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि आपको कितना फ्यूल चाहिए पावर प्लांट के लिए स्टॉक पाइल करने के लिए। तो आप कितना आपको लेके खरीद के रखना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, वो भी आप उसमें रेगुलेट कर सकते हो कि आपको प्रीवियस ट्रेंड्स है उसको देखते हुए आगे में आपको कितना कोल को स्टॉक पाइल करना है ना, कैसा आपका डिमांड बढ़ेगा। और थर्डली क्या आप कर सकते हो कि जैसे काफी सारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिदम्स है, जिससे आप ये देख सकते हो कि जो रेशियो फ्यूल टू एयर मिक्सचर है ना, फ्यूल टू एयर मिक्सचर जैसे जो इंजन के अंदर कंबस्ट कर रहा है उसमें सबसे अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी कौन से वाले रेशियो से आ रहा है, ठीक है। तो आप जब ये देखोगे कि ये वाला जो रेशियो है फ्यूल जब इस तरह का यूज कर रहे हैं और कितना परसेंटेज एयर मिक्स कर रहे हैं और फिर उसको कंबस्ट करें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, आउटपुट जो निकल रहा है एनर्जी का ज्यादा निकल रहा है, वो अपने आप में आपको समझाएगा कि कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो कैसे जब आप दूसरा फ्यूल यूज कर रहे हो तो आप कितना रेशियो में फ्यूल पंप डाल सकते हो, आपको ये एल्गोरिथम ही बता रहे हैं। उससे आपको वापस ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपको एकदम यूज करना चाहिए। आप इससे फॉल्ट से रोक सकते हो, फॉल्ट रेट प्रेडिक्ट करके आप पहले ही प्रिवेंट कर सकते हो। फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना आपको कोल वगैरह चाहिए, आपको ये भी आप कर सकते हो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करो, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं ये चीज देखता हूँ कि आज के जमाने में इंडियन जो पावर प्लांट्स है उसके अंदर ज्यादातर ये सब यूज नहीं हो रहा है, फॉरेन में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यूज करना चाहिए इन्हें भी। जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस एक इंसान को जरूरी होता है ना, वैसे ही ये एमएल बेस्ड जो एक क्लाउड बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस जैसे है किसी भी पावर प्लांट के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि आप इसमें रिकरिंग फीस जरूर दे रहे हो, हर महीना का फीस आपके पास कट रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा खर्चा बचा सकता है। तो एक साथ में 3 साल से उड़ा दे, अगर उसको आप ठीक करने के लिए पैसा इन्वेस्ट वापस आप लगाओ, काफी बार रिकवर भी नहीं होता है पावर प्लांट फॉल्ट वगैरह। तो उसको आप पहले ही अगर समझ पाओ, बहुत अच्छे एक्यूरेसी से बताते हैं।
आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा, डेटा इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। आप ये चीज़ें बनाओगे तो मेरे को लगता है लॉन्ग रन में आप फायदे मिलोगे, और इस तरफ हम लोग को सोचना चाहिए। काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशंस आपने दिए, और आपकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हम फॉल्ट एनालिसिस को एज अ लाइफ इंश्योरेंस देखना चाहिए, कि आजकल के ज़माने में जितना ज़रूरी लाइफ इंश्योरेंस है उतना ही हमारे पावर जनरेशन और हमारे सिम्बायोसिस ऑफ एनर्जीज में फॉल्ट एनालिसिस है। सो मैं आशा करता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझेंगे और आगे मिलजुल कर इसी लक्ष्य को ध्येय में रखकर आगे साथ मिलकर काम करेंगे हमारे देश भारत के लिए। तो आप सबसे इसी बात पर विदा लेना चाहूँगा एक टैगलाइन के साथ, जो कि इस तरीके से है कुछ: विजडम मीट्स वॉटेज एंड इंजीनियर बिकम्स द ऋषि ऑफ द मॉडर्न एज। ये काफ़ी बढ़िया रहेगा और आशा करते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी का वर्ल्ड पावर बनेगा। थैंक यू एवरीवन। हर हर महादेव। हर